हेलो एवरीवन, मैं हूं कहकशां और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भू संचलन यानी अर्थ मूवमेंट के बारे में। भूमि में संचलन के कारण यानी अर्थ में मूवमेंट के कारण कई प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं। तो वो बल कौन कौन से हैं उनका विभाजन करेंगे और उनका उप विभाजन भी करेंगे, क्योंकि जब तक आप सारे बलों को नहीं समझेंगे तब ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सा बल जो है वो अधोमुखी है, कौन ऊपरीमुखी बल है, कौन पर्वत निर्माणकारी बल है और इसका जन्म कैसे होता है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो पृथ्वी पर जितने भी स्थल रूप हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, चाहे जलप्रपात का निर्माण होता है या फिर घाटियों का निर्माण होता है, या कोई स्थलीय भाग ऊपर उठ जाता है, कोई स्थलीय भाग नीचे धंस जाता है, मोड़दार जो पर्वत है उनका निर्माण होता है। तो इन सब के निर्माण में कौन से बल कार्य करते हैं और किसके द्वारा इनका निर्माण किया जाता है, तो ये सारा कुछ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक है हमारा बल। तो जो भू संचलन से जो बल उत्पन्न होते हैं दोस्तों, तो वो दो प्रकार के होते हैं। ये बल दो प्रकार के हैं। पहला है हमारा अंतर्जात बल यानी एंडोजेनेटिक फोर्स, दूसरा है हमारा बहिर्जात बल यानी कि एक्सोजेनेटिक फोर्स। तो बात करेंगे सबसे पहले अंतर्जात बल की। अंतर्जात बल यानी एंडोजेनेटिक फोर्स जो होते हैं, ये वो बल होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और ये दोनों तरह के होते हैं। ये लंबवत संचलन भी होता है इनमें और क्षैतिजवर्ती संचलन भी होता है। तो जो अंतर्जात बल होते हैं ये मुख्य रूप से दो और बलों को उत्पन्न करते हैं। तो अंतर्जात बल में सबसे पहला होता है हमारा पटल विरूपणी बल यानी कि डिएस्ट्रॉफिक फोर्स, और दूसरा बल जो होता है वो है आकस्मिक अंतर्जात बल यानी कि सडन जो है एंडोजेनेटिक फोर्स। यानी पृथ्वी पर जो अंतर्जात बल पैदा होते हैं वो दो प्रकार से पैदा होते हैं। पहला बल जिसे हम लोग पटल विरूपणी बल कहते हैं। पटल विरूपणी बल यानी कि डिएस्ट्रॉफिक फोर्स वो बल होता है जो पृथ्वी पर बड़े बड़े स्थल रूपों का जिससे निर्माण होता है, और ये बल लंबवत संचलन से भी उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी कि वर्टिकल मूवमेंट भी होता है इसमें, और क्षैतिजवर्ती यानी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होता है। तो पटल विरूपणी बल जो होते हैं वो बड़े बड़े स्थल रूपों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा इनका जो कार्य होता है वो धीरे धीरे होता है, और इसका जो प्रभाव है यानी पटल विरूपणी बल का प्रभाव जो है एक लंबे समय के बाद धरातल पर नजर आता है। अब देखते हैं आकस्मिक अंतर्जात बल यानी कि सडन एंडोजेनेटिक फोर्स। तो आकस्मिक अंतर्जात बल जैसा कि इसका नाम है, तो ये बल अचानक उत्पन्न होने वाले बल हैं। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये सडनली अर्थ पे नज़र आते हैं और इनके द्वारा सडनली ही नए नए लैंडफॉर्म्स डेवलप हो जाते हैं। तो आकस्मिक अंतर्जात बल जो होते हैं इनमें हम मुख्य रूप से दो बलों को शामिल करते हैं। एक है हमारा भूकंप और दूसरा है ज्वालामुखी। तो भूकंप का भी हमें पहले से पूर्वाभास नहीं होता, बल्कि ये अचानक आ जाता है, और ज्वालामुखी का भी पूर्वाभास पूरी तरह से नहीं होता है। कभी कभी जब उसमें से राख या लावा निकलना शुरू होते हैं तो हमें लगता है कि ज्वालामुखी पूरी तरह से फटने वाली है, लेकिन ये आकस्मिक संचलन का परिणाम है। तो भूकंप और ज्वालामुखी के कारण भी कई तरह के स्थल रूप धरातल पर बन जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो पटल विरूपणी बल है यानी कि महादेश जनक बल है, तो इसकी बात करें तो पटल विरूपणी बल दो तरह के होते हैं। एक है महादेश जनक बल और दूसरा है हमारा पर्वत निर्माणकारी बल। तो ये जो महादेश जनक बल होता है इसे एपियरोजेनेटिक फोर्स कहा जाता है। एपियरोजेनेटिक जो है वो वर्ड एपियरो से बना है। एपियरो का मतलब महाद्वीप होता है और जेनेसिस का मतलब उत्पत्ति, यानी कि महाद्वीपों पर उत्पन्न होने वाले बल कह सकते हैं इन्हें हम। तो ये वो बल होते हैं जो मुख्य रूप से लंबवत यानी वर्टिकल काम करते हैं। तो लंबवत संचलन के कारण होता ये है महादेश जनक बल में कि इसमें दो तरह के बल उत्पन्न होते हैं। पहला ऊपरीमुखी बल यानी अपवर्ड फोर्स और दूसरा अधोमुखी बल यानी कि डाउनवर्ड फोर्स। अब देखेंगे कि जो ऊपरीमुखी बल होता है इसमें क्या होता है कि जैसे कोई स्थल का भाग है, ठीक है, मान लीजिए कि स्थलीय भाग है पूरी तरह से, तो स्थलीय भाग के पूरा स्थलीय भार है, किसी कारणवश यानी लंबवत संचलन के कारण या किसी भी संचलन के कारण जब ये
बीच का भाग या कहीं का भी भाग अचानक से कुछ ऊपर उठ जाता है, अपने आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठ जाता है, तो इसे हम लोग ऊपरी मुखी बल यानी कि अपवर्ड फोर्स कहते हैं। और जब स्थल के बीच का भाग ऊपर उठता है तो इसे कहते हैं हम लोग उत्थान या उभार यानी कि अपलिफ्टमेंट। इसका अपलिफ्टमेंट हो जाता है। लेकिन जब मान लीजिए कि कोई स्थलीय भाग है, ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि ये स्थलीय भाग लिख देते हैं, इसको ये स्थल है, ठीक है, और इसके पास में सागरीय भाग भी है, ये देख रहे हैं, ये सागरीय भाग है, ठीक है। तो कोई स्थलीय भाग जो है ये सागरीय भाग की से छुप गया, ये स्थल है लेकिन सागर से छुप गया है, ठीक है। तो किसी कारणवश यानी ऊपरमुखी बल के कारण जब तटीय भाग, ये तट हो गया स्थल का तटीय भाग, तो ये जो तटीय भाग है जब ऊपरी मुखी संचलन के कारण ये समुद्र तल से बाहर निकल आता है, पहले स्थलीय था बाद में ये डूब गया, लेकिन फिर जब ऊपरी मुखी संचलन के कारण वापस ऊपर निकल आता है, तट से बाहर निकल आता है, तो इसे हम लोग निर्गमन कहते हैं। निर्गमन यानी कि इमर्जेंस कहा जाता है, तो ये निर्गमन होता है। यानी कि अवतलन के लिए क्या उत्थान के लिए ज़रूरी है कि उत्थान स्थलीय भाग के बीच में ही होता है, लेकिन जो निर्गमन होता है वो तटीय भाग में होता है या सागरवर्ती भाग में ही होता है। अब दूसरा देखते हैं, महादेशजनक बल में दूसरा जो बल है वो है अधोमुखी बल यानी कि डाउनवर्ड फोर्स। ये ठीक इसके ऑपोजिट होता है, अपवर्ड फोर्स के ठीक ऑपोजिट हमारा डाउनवर्ड फोर्स यानी कि अधोमुखी बल होता है। ये कब होता है आइए देखते हैं। तो इसको ऐसे ही समझेंगे, जब स्थलीय भाग, ये स्थलीय भाग मानते हैं कि ये पूरा स्थल है हमारा, तो ये जो स्थलीय भाग है जब डाउनवर्ड मूवमेंट के कारण यानी अधोमुखी बल के कारण अपने आसपास के क्षेत्र से कोई स्थलीय भाग नीचे चला जाता है, ये नीचे धंस जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतलन कहते हैं। ये वाला भाग अवतलन कहलाता है, ठीक है। और ठीक ऐसे ही जब कोई सागरवर्ती भाग, अब मान लीजिए कि ये सागर है हमारा, ठीक है, और ये स्थलीय भाग है, यहाँ पे सागर है और ये स्थलीय भाग है, तो कोई भी सागर तटीय भाग या सागर का भाग जब डाउनवर्ड मूवमेंट के कारण यानी अधोमुखी बल के कारण अब सागर के अंदर चला जाता है, ये स्थलीय भाग है, ये सागर के अंदर चला गया, समाहित हो गया, छुप गया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, निमज्जन कहते हैं यानी कि सबमर्जेंस कहते हैं। तो ये जो अवतलन की प्रक्रिया है ये कहीं भी हो सकती है, स्थल में भी होती है, जलीय भाग में भी होती है, लेकिन जो निमज्जन की प्रक्रिया है वो सिर्फ सागरीय भाग में या सागर तटीय भाग में ही हो सकती है। और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ दिए जाते हैं कि निमज्जन की प्रक्रिया कहाँ हो सकती है, तो निमज्जन सिर्फ सागर या सागर तट या सागरीय भाग में होगा, लेकिन अवतलन की प्रक्रिया कहीं भी हो सकती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल की बात करें तो ये बल जो है इसको क्या कहते हैं, पर्वत निर्माणकारी बल को ओरोजेनेटिक फोर्स कहा जाता है। ओरोजेनेटिक फोर्स जो है वो ग्रीक भाषा के ओरोस और जेनेसिस से मिलकर बना है। ओरोस का मतलब होता है पर्वत और जेनेसिस का मतलब उत्पत्ति, तो पर्वत उत्पत्ति बल है ये या पर्वत निर्माणकारी बल, ठीक है। तो ये बल जो है मुख्य रूप से क्षैतिज बल इसमें काम करता है यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो इसे क्षैतिज बल या स्पर्श रेखीय बल भी कहा जाता है। पर्वत निर्माणकारी बल को क्षैतिज बल या स्पर्श रेखीय बल भी कहा जाता है। अब ये जो पर्वत निर्माणकारी बल है इसमें दो तरह से काम करता है बल। एक तब जब क्षैतिजवर्ती बल एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में यानी विपरीत दिशा में जाते हैं, तो क्या होता है, जब दो बल आपस में विपरीत दिशा में काम करेंगे संभावित सी बात है कि टेंशन यानी कि तनाव की स्थिति पैदा होगी। तो जब बल विपरीत दिशा में काम करता है क्षैतिज बल, तो तनाव यानी टेंशन की स्थिति पैदा होती है, और इस तनाव या टेंशन के कारण क्या होगा, जो चट्टानें होंगी, जो भूपटलीय भाग होगा उसमें विभंग हो जाएगा, टूट जाएंगी, अलग अलग होने की वजह से टूटेंगी। तो ये दो तरह से होंगी, एक तो क्रैकिंग होगा यानी चट्टानों में चटकन पड़ेगी, और दूसरा कि चट्टानें अलग हो जाएंगी भ्रंश ढाल के सहारे, तो भ्रंशन होगा। यानी कि जो टेंशनल फोर्स काम करता है, जब टेंशन की स्थिति पैदा होती है तो चट्टानों में या चटकनें पैदा होती हैं या भ्रंशन हो जाते हैं, और भ्रंशन के कारण भी कई तरह के स्थल रूपों का निर्माण होता है।
अब देखते हैं संपीड़न यानी कंप्रेशनल फोर्स। तो तनावमूलक बल के ठीक अपोजिट या विपरीत जो है वो संपीड़न या कंप्रेशनल फोर्स काम करता है। जब दो क्षैतिजवर्ती बल एक दूसरे से आमने सामने काम करते हैं तो चट्टानों में मोड़ पड़ जाती है। दो बल सामना सामनी जब काम करेंगे तो चट्टानों में क्या होगी, मोड़ पड़ जाएंगी, भूपटलीय बंकन होगा, क्रस्टल बेंडिंग हो गए, मुड़ जाएंगे। और इस क्रस्टल बेंडिंग यानी भूपटलीय मुड़ाव के कारण चट्टानों में मोड़ पड़ जाती है। ये देख रहे हैं, तो चट्टानों में मोड़ पड़ती है। कैसे, ये देखिए, चट्टानों में मोड़ पड़ जाती है। तो जब ये मोड़ छोटे रूप में होता है, लघु रूप में होता है, तो इसे वलन यानी कि फोल्ड कहते हैं। और वलन जो होते हैं फोल्ड, वो भी कई प्रकार के होते हैं। जब हम वलन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो चट्टानों में वलन यानी कि मोड़ पड़ जाते हैं। तो कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। जो ऊपर उठा भाग होता है इसे अपनति कहते हैं, और जो नीचे धंसा भाग होता है इसे अभिनति कहा जाता है। और दूसरा है कि जब वलन यानी चट्टानों में जो मोड़ पड़ती है वो एक वृहद क्षेत्र पर पड़ती है, बहुत बड़े क्षेत्र पर, बहुत बड़े एरिया पर पड़ती है, तो उसे संवलन यानी कि वाप कहा जाता है। संवल कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से चट्टानों में संवलन की क्रिया होती है, इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है संवलन का। आप चाहे तो मेरे चैनल पे विजिट करेंगे, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जा कर के संवलन को देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं बहिर्जात बल। बहिर्जात बल की बात करें तो अंतर्जात बल हमने एक्सप्लेन करके पढ़ लिया, यानी इंडोजेनेटिक फोर्स। अब देखेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्स, बहिर्जात बल क्या होते हैं। तो बहिर्जात बल जो होते हैं इसे हम लोग समतल स्थापक बल भी कहते हैं। देखिए, अंतर्जात बल के कारण पृथ्वी पर अलग अलग विषमताएं पैदा होती है। पर्वत बन गए, पठार बन गए, कई तरह के मैदानों का निर्माण हो गया, है ना। तो ये जो बहिर्जात बल होते हैं ये पृथ्वी के बाहर काम करते हैं, यानी कि पृथ्वी के ऊपर ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और इसमें दो तरह की प्रक्रिया होती है, पहले ये समझ लें। यानी इसमें अनाच्छादन की प्रक्रिया होगी, डेन्यूडेशन। तो इस बहिर्जात बल में दो प्रक्रिया होगी, पहला अपक्षय और दूसरा अपर्दन। अपक्षय की प्रक्रिया क्या होती है ये समझते हैं, यानी वेदरिंग की। अपक्षय में क्या होता है, कोई भी चट्टान जब अपनी स्थान पर ही टूट फूट के बिखर जाते हैं तो उसे अपक्षय यानी कि वेदरिंग कहा जाता है। और दूसरा होता है हमारा अपर्दन। अपर्दन यानी कि विरोजन। जब टूटी हुई चट्टानें अपनी जगह से दूसरी जगह चली जाती है बहकर और तरह तरह के स्थल रूप का निर्माण करती है तो उसे अपर्दन कहते हैं। यानी अपक्षय की क्रिया में चट्टानें टूटती फूटती तो हैं लेकिन अपनी ही जगह विक्षेपित होकर रह जाती हैं। और अपर्दन की क्रिया में चट्टानों को एक जगह से दूसरी जगह बहाकर ले जाया जाता है। तो ये जो अपर्दन की क्रिया होती है इसके लिए कुछ कारक या फैक्टर्स होने चाहिए। कौन इन टूटे फूटे चट्टानों को उड़ाकर ले जाएगा, तो इसके कई कारक हैं। तो अपर्दन की क्रिया में मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं बहता हुआ जल यानी कि नदी। नदी से हम लोगों ने देखा है कि गॉर्ज और कैनियन बनते हैं, वाटरफॉल्स बनते हैं, छिपरिकाएँ बनती हैं यानी रैपिड्स बनते हैं, तरह तरह के नदी में मोड़ पड़ते हैं तो गोखुर झील का निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है, यानी बहते हुए जल से नदी के द्वारा कई प्रकार के स्थल रूप जो है वो बन जाते हैं। पवन यानी कि विंड, जो उड़ती बहती हुई हवा होती है वो भी कई प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करती है। जैसे बालुका स्तूप का निर्माण होता है, भूस्तंभ का निर्माण होता है, ज्यूगन का निर्माण होता है, यार्डन का निर्माण होता है, ये पवन के द्वारा निर्मित होते हैं। हिमनद की बात करें तो हिमनद भी कई तरह के स्थल रूपों को जन्म देते हैं, जैसे ड्रमलिन एटसेट्रा, बहुत सारे। सागरीय तरंग ये भी मुख्य भूमिका निभाते हैं अपर्दन के कारकों में। और इसके बाद है परिहिमानी, ये भी अपर्दन का एक प्रमुख कारक है। तो ये सब मिलकर अपर्दन का कार्य करते हैं। अब पृथ्वी पर जितने भी, जैसे मान लीजिए कि पर्वत का निर्माण हो गया, तो मैंने कहा कि बहिर्जात बल को क्या कहते हैं, समतल स्थापक बल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चट्टान है अंतर्जात बल के द्वारा एक पर्वत का निर्माण हो गया, ठीक है। अब ये जो पर्वत है तो बहिर्जात बल यानी कि जैसे बहता हुआ जल है, तो ये नदी है, ये क्या कर रही है, इस चट्टान को काट करके इसको समतल बनाने का प्रयास कर रही है। ये पवन भी क्या करती है, ये जो स्थल रूप हैं इन्हें काटने छांटने का काम करती है,
सागरीय तरंग है, हिमनद हैं, जो भी स्थल रूप है उन्हें काटने छाटने का काम करती है, यानी जो धरातल है उसको समतल बनाने का पूरा प्रयत्न करती है, पूरी कोशिश करती है, पूरा प्रयास करती है। इसीलिए बहिर्जात बलों को समतल स्थापक बल भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से भौतिक भूगोल को, विश्व भूगोल के और भूगोल के सभी चैप्टर को 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। तो इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।